हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि डीपीयू, डीपीएम, पीपीएम और डीपीएम किसे कहते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जैसे जैसे इन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे, साथ के साथ हम ये भी सीखते जाएंगे कि इंटरव्यूअर हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो है, अब हम जो सीरीज लेकर के आ रहे हैं वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वन बाय वन करके हम लोग वीडियोस लेकर के आएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए अब हम कुछ देखते हैं। ये कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइव जो अभी मैं वर्किंग में हूँ, इस दौरान जो कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनमें से मैंने आपके सामने कुछ शेयर किए हैं। ये जैसे कि MCQC 2013 और 14 जो अवार्ड है, ये नेशनल चैप्टर क्वालिटी सर्कल्स होते हैं। जब भी क्या करती है कंपनी की कोई टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है और कॉस्ट सेविंग 10 लाख या और ज़्यादा एक अमाउंट सेव कर लेती है एनुअली, तो क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, फिर क्या होता है कि हमारे पास स्टेट लेवल पर होता है। स्टेट लेवल के बाद हमारे पास यही चीज़ क्या होती है, नेशनल लेवल पर की जाती है। तो MCQC 2013 और 14 के अंदर एक्सीलेंट अवार्डेड है हम लोग, जो कोलकाता और पुणे के अंदर हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए, जो डीपीयू, डीपीएमओ और पीपीएम जो है हमारे पास है, इससे इंटरव्यूअर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, या तो इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डीपीयू किसे कहते हैं, डीपीएम किसे कहते हैं, पीपीएम किसे कहते हैं, डीपीएमओ किसे कहते हैं, और इस डीपीएमओ का सिग्मा लेवल क्या होगा, या आपके पास टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी है। या तो डायरेक्ट वो डेफिनेशन के बिहाफ से आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर ऐसे कर सकता है कि उसने आपको एक स्टेटमेंट दे दी और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे बोलता है कि आप मुझे डीपीयू, डीपीएम, पीपीएम, डीपीएम ये सब निकाल करके दिखाइए। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने अपने आंसर निकाल के रखिए। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को एंड में दूंगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सीखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ किसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अपॉर्चुनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, डीपीयू, पीपीएम, डीपीएमओ, सिग्मा लेवल ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनमें क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। आप एक एक पॉइंट को सीखते जाइए, एंड में जा करके इन सब के बिहार पर जब हम केस स्टडी कर रहे होंगे तो आप वहां पर इनके आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। देखिए, इंडस्ट्री लाइफ में या मैन्युफैक्चरिंग लाइफ में अगर हम अपॉर्चुनिटीज वर्ड को अगर हम देखें, इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी एरिया इंस्पेक्टेड इन ए पीस। हम एक पीस में कितने एरिया देखते हैं, या कितने, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो विजुअल इंस्पेक्शन या किसी टेस्टिंग के दौरान हमारे कितने चेक पॉइंट्स हैं उसको चेक करने के। तो ये हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ डिफेक्ट निकलने की अपॉर्चुनिटीज होती है। तो जितने हमारे पास चेक पॉइंट्स होंगे, उन्हीं चेक पॉइंट्स को चेक करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ डिफेक्ट निकल सकते हैं ना पीस के अंदर। हो सकता है 10 पॉइंट चेक किए, उनमें एक भी निकल जाए, दो भी निकल जाए, चार भी निकल जाए। अगर हम चेक पॉइंट ही 3 रखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी कम रहेगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। ये हमारे सामने एंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब का एक पीस है। इसके अंदर मैंने आप पहले ही बना रखा है यहाँ पर कि हमारे पास 10 एरिया चेक करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज 10 हो गई। वो 10 एरिया कौन कौन से चेक करते हैं, जैसे कि बेवल कटिंग। पहला पॉइंट है हमारे पास बेवल कटिंग। तो देखिए बेवल कटिंग, तो यहाँ पर हमारे पास रिजेक्शन आने का संभावना है, डिफेक्ट जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज होती है, तभी हमने इसको अपने चेक पॉइंट के अंदर डाला है। बेवल प्रॉपर तरीके से कट है या नहीं है, इस प्रकार से। टिप फॉर्मिंग, फिर इसकी प्रॉपर तरीके से टिप फॉर्मिंग हो रखी या नहीं हो रखी, कहीं बर्न तो नहीं हो गया, कहीं हाफ टिप फॉर्मिंग तो नहीं हुई है, ये हमारे सेकंड चेक पॉइंट रहता है इसके अंदर। मर्फी आई पंचिंग, यहाँ पर जो मर्फी आई है इसका पंच प्रॉपर तरीके से कटा हुआ है या नहीं है, कहीं बर वगैरह तो नहीं है। अगर बर वगैरह होता है तो जब इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो क्या है, पेन जनरेट होता है। तो पेशेंट को पेन जनरेट ना हो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को भी चेक करते हैं।
प्रिंटिंग, ये प्रॉपर तरीके से प्रिंटिंग हो रखी है नहीं हो रखी है, इस प्रिंटिंग का बहुत महत्व अपने आप में। ये बताती है डॉक्टर्स को डायरेक्ट कितना इंसर्ट हो चुकी है ट्यूब, कितनी बाहर रह चुकी है इससे, वो प्रॉपर तरीके से कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 28 को हम 26 पढ़ लें या हम 20 ही पढ़ लें, इस प्रकार से प्रिंटिंग हो जाए कुछ, या ऐसा हो कि हमारे पास ये प्रिंटिंग शिफ्ट हो जाए, कहीं पे प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, या प्रिंटिंग यहाँ से एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, तो इस प्रकार से जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रिंटिंग भी हमारा एक चेक पॉइंट रहता है। कब बॉन्डिंग, जो यहाँ पर बैलून लगा है ये ट्यूब के साथ प्रॉपर तरीके से इसकी कब बॉन्डिंग हो रखी है नहीं हो रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर रिंकल वगैरह हो, तो ये भी हमारा एक चेक पॉइंट रहता है। इनफ्लेटिंग ट्यूब असेंबली, ये इनफ्लेटिंग ट्यूब है, इसकी असेंबली प्रॉपर तरीके से एयर बैग के साथ हो रखी है नहीं हो रखी है, जो भी 5 से 6 mm अंदर जाना चाहिए वो है या नहीं है, इधर से भी हमारे पास 3 से 4 mm कम से कम हमारे पास अंदर इंसर्ट होना वो है या नहीं है, तो इनफ्लेटिंग ट्यूब की असेंबली चेक करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कनेक्टर असेंबली, तो ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर प्रॉपर तरीके से इंसर्ट है या नहीं है और इसकी डायरेक्शन सही है या नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक चेक पॉइंट रहता है। नेक्स्ट होता है पार्टिकल। पार्टिकल हमारे पास क्या है, इसके अंदर कोई लूज पार्टिकल या इनबिल्ट पार्टिकल तो नहीं है। इनबिल्ट पार्टिकल जैसे कि हमारे पास इसके अंदर किसी प्रकार का कोई क्या है इनबिल्ट पार्टिकल हो ट्यूब के अंदर या हम बैलून के अंदर, या फिर कोई लूज पार्टिकल पड़ा हो, तो इस प्रकार का कोई पार्टिकल तो नहीं, ये भी हमारे पास चेक पॉइंट विजुअली रहता है। लीकेज, तो लीकेज टेस्टिंग करते हैं एयर फिल करके, इसके अंदर कहीं एयर बैग और ट्यूब की असेंबली, इन्फ्लेटिंग ट्यूब की असेंबली यहाँ से लीकेज तो नहीं है, कहीं यहाँ से लीकेज तो नहीं है, कहीं पे जो बैलून असेंबली हो रखी है यहाँ पर कब बॉन्डिंग यहाँ से लीकेज तो नहीं है, तो ये लीकेज चेक करना भी हमारे पास एक चेक पॉइंट होता है। और एयर बैग असेंबली, जो यहाँ पर ये एयर बैग लगा है और इसकी चेक वॉल की प्रॉपर तरीके से असेंबली है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हाफ असेंबली हो रखी हो या ओवर असेंबली हो रखी हो जिसकी वजह से एयर बैग वगैरह फट ना जाए, तो ये हमारे पास एयर बैग की असेंबली। तो देखिए हम एक हमारे पास पार्ट है किसी प्रोडक्ट का, उसमें हमने 10 चेक पॉइंट्स रख रखे हैं, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि आप अपनी इंडस्ट्रीज में या आप कोई अलग प्रकार का कोई पार्ट देखते हैं, तो वहां पर आपके लिए हो सकता है कि मोर देन 10 अपॉर्चुनिटीज हो पीस में चेक करने की, या हो सकता है कि आपके चेक पॉइंट्स कम भी हो, 3 या 4 चेक पॉइंट्स ही देखते हो। तो ये सब चीजें क्या देखिए, 82 हमारे पास एक कब्ड है, ये प्लेन होता तो इसके अंदर ये चेक पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं हमारे पास, ना वहाँ पर कब बॉन्डिंग होती है, ना इनफ्लेटिंग ट्यूब असेंबली होती है, ना एयर बैग असेंबली होती है, ना वहाँ पर लीकेज का कोई चक्कर होता है, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली हमारे कम हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो होती है या चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, किसमें ज्यादा भी होते हैं किसी में कम भी होते हैं। तो क्या आप इस पॉइंट को, मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, कि हमारे पास किसी में भी कितने नंबर ऑफ प्लेसेस पर डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं सिंगल पीस के अंदर, या हमारे पास जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो है, तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंस फाइंड करते हैं डिफेक्टिव और डिफेक्ट्स के अंदर। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बहुत सिंपल है, परंतु अगर इनमें आपने अगर हल्का सा भी गलती करती है तो आपका क्वेश्चन का आंसर कहीं का कहीं चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक पीस है, चाहे उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट है, तो वो हमारे पास सिंगल डिफेक्टिव यूनिट कहलाएगा। जैसे कि हम देखें ये हमारे पास यहाँ पे 80 ट्यूब है, अगर इसके अंदर मिस प्रिंटिंग आ गई तो भी ये हमारे लिए डिफेक्टिव हो गया, या इसके अंदर बेवल कटिंग की प्रॉब्लम भी आ गई, मिस प्रिंटिंग भी आ गई, कप बॉन्डिंग भी आ गई, डिफेक्ट 3 आ गए, फिर भी हमारे पास पीस क्या है, डिफेक्टिव है। ये देखिए हमारे पास एक यूनिट है जिसके अंदर एक या इससे ज्यादा कोई डिफेक्ट होते तो डिफेक्टिव यूनिट कहलाती है। और परंतु ध्यान रखिए, डजंट मैटर हाउ मेनी डिफेक्ट्स इन ए पीस, दैट काउंट सिंगल यूनिट। मायने नहीं रखता है कि उस पीस के अंदर कितने डिफेक्ट हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 10 के 10 हैं, या हमारे पास एक है, उसे सिंगल ही हमारे पास काउंट किया जाएगा, वो डिफेक्टिव है, वो पीस हमारे लिए डिफेक्टिव हो गया। अब देखिए डिफेक्टिव टर्म को यूज करते हैं पीपीएम काउंट करने में, पार्ट पर मिलियन काउंट करने के अंदर हम डिफेक्टिव जो हमारे पास है टर्म, इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट और डिफेक्ट्स के अंदर। एक पीस के अंदर अगर एक डिफेक्ट या एक से ज्यादा डिफेक्ट हमारे पास आ जाएगा तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट हो जाएंगे उसके अंदर कितने हैं। जैसे कि एक पीस के अंदर अगर 5 डिफेक्ट आ गए तो हमारे पास क्या 5 डिफेक्ट्स काउंट होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, 3 सैंपल लिए हमने, पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3 टोटल सैंपल लिए। पहले पीस के अंदर हमें 4 डिफेक्ट मिले, तो इस पीस के अंदर हमारे पास 4 डिफेक्ट मिले, तो प्रिंटिंग का है किस प्रकार का, प्रिंटिंग का है, बेवल कटिंग का है, टिप फॉर्मिंग का, कप बॉन्डिंग का डिफेक्ट है, टाइप ऑफ डिफेक्ट लिख दिया। सेकंड सैंपल उठाया तो उसके अंदर हमें कोई डिफेक्ट नहीं मिला। थर्ड सैंपल उठाया तो एक डिफेक्ट मिला टिप फॉर्मिंग से। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास टोटल 1, 2 और 3 जो पीस हमने उठाए हैं, 3 पीसों में से हमारे पास 2 पीस डिफेक्टिव हैं, 1 नंबर और 3 नंबर डिफेक्टिव हैं। तो अगर आपसे पूछे डिफेक्टिव कितने हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास डिफेक्टिव 2 पीस हैं। टोटल डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास,
2 डिफेक्टिव यूनिट्स हो गए। और अगर हमसे डिफेक्ट पूछे तो 4 और 1 5, टोटल कितने डिफेक्ट हो गए? 5 डिफेक्ट हो गए। अगर हमसे पूछे कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपने चेक किए, तो हमने 3 नंबर ऑफ सैंपल चेक किए थे, जिनमें 2 हमारी डिफेक्टिव यूनिट निकली और टोटल नंबर ऑफ 5 डिफेक्ट्स निकले उन 2 के अंदर। तो शायद अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, डिफेक्टिव और डिफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका सबसे पहला पॉइंट जो था हमारे पास डीपीयू। व्हाट इज ए डीपीयू? डीपीयू होता है डिफेक्ट पर यूनिट। हमारे पास एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट हैं, जैसे कि हमने कि ये इंडिविजुअल, ये हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक पीस उठाया, हमने एक यूनिट उठा ली, हमने इसको विजुअल इंस्पेक्ट करवाया या कोई टेस्टिंग करवाई, तो हमने देखा कि हमारे पास इसमें मिस प्रिंटिंग भी निकल रही है, जो मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, और इसके अंदर बेवल इम्प्रॉपर कटिंग भी निकला है, बेवल का प्रॉपर कटिंग नहीं हो रखी है, टिप फॉर्मिंग जो है इशू ये भी निकला है, इम्प्रॉपर का बॉन्डिंग भी निकली है। तो एक यूनिट के अंदर 4 डिफेक्ट निकले, तो इस यूनिट का डीपीयू कितना हुआ? इस यूनिट का डीपीयू 4 हुआ। इस एक यूनिट का डीपीयू कितना हो गया? इंडिविजुअल एक यूनिट चेक की है तो इसका डीपीयू कितना हो गया? 4 हो गया। डिफेक्ट पर यूनिट, एक यूनिट में 4 डिफेक्ट निकले। अब इस प्रकार के हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं तो उसी प्रकार से उनमें कुछ ओके भी निकलते रहेंगे, कुछ हमारे पास डिफेक्टिव होंगे, जिनमें किसी में 2 डिफेक्ट भी होंगे, 3 भी होंगे। इस प्रकार से हम डीपीयू काउंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं, केस स्टडी लेते हैं हम लोग। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल वी कैन से दैट DPU is 4 बिकॉज वी हैव चेक्ड ए पीस एंड फाउंड 4 डिफेक्ट्स। तो DPU डिफेक्ट पर यूनिट कितना हो गया? सिंपल एक पीस को देखा तो 4 हो गया। वो हमारे सैंपल साइज पे डिपेंड करता है ऑटोमेटिकली। अब हम केस स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 400 पीस विजुअली इंस्पेक्ट किए, जिनके अंदर हमें 34 डिफेक्ट्स मिले। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने मिले? 34 मिले, 34। और वो कितने पीसों में? 12 पीस के अंदर मिले। यानी कहने का मतलब 400 पीस चेक किए, उनमें से 12 डिफेक्टिव पीस थे। 12 पीसेस में मिले, 12 डिफेक्टिव पीसेस थे। इसका मतलब ओके कितने बचे? 400 माइनस में 12, 388, 388 पीस हमारे पास ओके हैं। तो हमारे पास डिफेक्टिव पीस कितने हैं? 12 है। और इन 12 डिफेक्टिव पीस में कितने डिफेक्ट्स मिले? 34 मिले हैं। तो देखिए ये हमारे पास डिफेक्ट्स है, ये हमें डीपीयू काउंट करने में, डीपीएमओ काउंट करने में और डीपीएम काउंट करने में काम आएगा। और जो 12 नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव आया, ये हमें पीपीएम काउंट करने में काम आएगा। तो हमें डीपीयू फाइंड करना है सैंपल्स के आधार पर और डिफेक्टिव पीस के आधार पर। देखिए डीपीयू का फॉर्मूला क्या होता है? ऑल सैंपल्स के आधार पर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन ए सैंपल डिवाइड बाय सैंपल साइज। देखिए टोटल हमें 34 डिफेक्ट्स मिले थे। कितने सैंपल चेक करने पे? 400 सैंपल चेक करने पे। तो ऑल सैंपल्स के बिहाफ पर हमारा डीपीयू कितना हो गया? 34 डिवाइड बाय 400, यानी 0.085 डीपीयू आ चुका है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पर समरी देख ली है। अब देखिए हमारे पास हमने चेक किए थे, जो हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब का चेक किए थे, कितने हमारे पास है? 400 पीस चेक किए थे। उनमें से ये 12 सैंपल्स हैं, 1 2 3 4 से लेकर 12 सैंपल्स हैं, जिनके अंदर हमें किसी में 2 डिफेक्ट मिला, किसी में 3 मिला, किसी में 6, किसी में 4, एक किस किस प्रकार का मिला, ये हमने डिफेक्ट यहाँ पर लिए। टोटल 34 डिफेक्ट मिले इन 12 डिफेक्टिव पीसेस के अंदर, और सैंपलिंग हमने की थी 400 पीसेस की। यस या नो? हाँ या ना? अब देखिए डीपीयू देखें तो अकॉर्डिंग टू डिफेक्टिव पीस देखें तो 34 डिफेक्ट मिले हैं मुझे, कितने? 12 डिफेक्टिव पीस के अंदर मिले हैं। तो हमारा डीपीयू अकॉर्डिंग इसके होगा 2.83 हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू डिफेक्टिव पीसेस देखें तो 34 डिफेक्ट मिले थे हमें, 34 नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मिले थे। कितने? 12 डिफेक्टिव पीसेस में। तो 34 का टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस अपॉन में जितने में हमारे सैंपल्स जितने चेक किए, जितने डिफेक्टिव चेक किए, उनमें कितना? 2.83। ध्यान रखिए ये हमारे पास ऑल सैंपल्स में है, ये सभी सैंपल्स में जितना चेक किया इसी में। मोस्ट ऑफ जो क्या है आपसे इसी के भी आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैंने आपको एक एडिशनल वर्क बता दिया है कि इस प्रकार से है। और ये भी हम चार्ट भी यहाँ टेबल देख रहे हैं, जो 12 सैंपल पीसेस जो डिफेक्टिव पीसेस हैं, उनमें कौन कौन से कितने कितने डिफेक्ट फाइंड कर किस प्रकार से थे एंडोट्रैकियल में। तो शायद आपको डीपीयू यहाँ पर क्लियर हो गया, और डिफेक्ट पर यूनिट होता है ये। अब हम बात करते हैं डीपीएम, डिफेक्ट पर मिलियन। देखिए अब हमारे पास जो डीपीयू काउंट किया था वो हम 100 पे भी देख सकते हैं, 200 पे भी, 500 पे, 600 पे, कितने पे भी हम बता सकते थे। तो वो वैल्यू हमारे पास उसके बिहाफ पर थी। अब डीपीएम होता है डिफेक्ट पर मिलियन। 1 मिलियन जो डिफेक्ट हमारे पास है, सॉरी 1 मिलियन जो पीसेस हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकलते हैं। तो हमने क्या कर दिया? डीपीएम मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाइंड इन 1 मिलियन,
यानी 1 मिलियन मतलब 10 लाख पीस के अंदर कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो केस स्टडी वही है हमारे पास, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, बार बार सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए आपके लिए। हमने 400 पीस चेक किए जिनमें से 34 डिफेक्ट्स फाइंड किए गए थे 12 पीसेज में। तो देखिए हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं डिफेक्ट्स पर यूनिट, तो शायद इस 12 का हमारे पास यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 34 और 400। तो डीपीएम डिफेक्ट पर मिलियन जो कैसे निकालते हैं, वो यूनिट के हिसाब से था, ये मिलियन के हिसाब से था। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन ए सैंपल कितने, 34 हुए हैं। सैंपल साइज कितना था हमारे पास, 400। ये तो हो गया डीपीयू डिफेक्ट पर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट के हिसाब से। और हमें किस के हिसाब से फाइंड करना है, नंबर ऑफ मिलियंस के हिसाब से करना है, 1 मिलियन के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई बाय आप 10 लाख कर दीजिए, 10 लाख कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो डीपीएम फाइंड करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइड बाय 400, तो 85,000 85,000 हमारे पास डीपीएम आ जाएगा डिफेक्ट पर मिलियन। देखिए पर मिलियन पर बिलियन वाली बातें कैसे आई, ये तब आई जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो ये 1%, 2%, आधा परसेंट होता है। जब इसी बातों को हम मिलियन में काउंट करना शुरू कर देते हैं तो 10,000, 20,000, 25,000 होता है। तो जब मैनेजमेंट के सामने एक बड़ी वैल्यूज आती है तो क्या अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है और जागरूक जल्दी होते हैं, इसलिए इन चीजों को क्या है जनरेट। अब तो मिलियन ने बिलियन ट्रिलियन फॉर्म में भी आने लग गया अब तो ये चीजें। तो ये हमारे पास टीपीएम था। अब पीपीएम क्या है, पार्ट पर मिलियन। ध्यान रखिए जो डिफेक्ट्स पर यूनिट था या डिफेक्ट पर मिलियन था या डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज आएगा हमारे पास आगे, उनमें हम नंबर ऑफ डिफेक्ट से मतलब रखते थे। और यहाँ पर पीपीएम है पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर बात हो रही है पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है। तो ध्यान रखिए जो पार्ट्स पर मिलियन है इसे मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट से, इसे डिफेक्ट से मतलब नहीं है। इसके लिए चाहे एक यूनिट में 5 डिफेक्ट निकले, चाहे एक यूनिट में 1 डिफेक्ट निकले, चाहे एक यूनिट में 12 डिफेक्ट निकले, इसके लिए वो सिंगल यूनिट होगी, इसके लिए वो सिंगल यूनिट होगी। तो देखिए पीपीएम वही है हमारे पास, नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट या नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट यूनिट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स है या नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट्स लिख सकते हैं। डिवाइड नंबर ऑफ पार्ट मैन्युफैक्चर्ड, या हमारे पास नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कर लिया या नंबर ऑफ सैंपल्स कर लिया हमने, हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल में भी देखें कि कितने चेक किए हमने, भाई 400 इंस्पेक्ट किए तो हमारे पास 400 ही हमने किए होंगे उस समय, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख है। तो देखिए सेम एग्जांपल लिया है, 400 पीस हमने सैंपल लिए थे जिनमें 34 डिफेक्ट्स निकले थे। यहाँ डिफेक्ट्स का हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम यहाँ डिफेक्टिव बेस बात, यूनिट बेस बात कर रहे हैं 12 पीसेज में। तो पीपीएम फाइंड करेंगे, 12 डिफेक्टिव पीसेज हैं हमारे पास या 12 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं हमारे पास या 12 रिजेक्टेड पार्ट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 10 लाख हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया हमारे पास है 400 हो गया। तो पीपीएम आ गया 30,000, पीपीएम आ गया 30,000। पार्ट पर मिलियन कितना आ गया, 30,000 आ गया। यानी 1 मिलियन में इस हिसाब का, अगर इस हिसाब से हमारा काम चलता रहा या इस हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहे तो 1 मिलियन यानी 10 लाख पीस में 30,000 पीस रिजेक्टेड बनेंगे। अब एक चीज देखिए, ये पीपीएम में तो आ गया 30,000, अगर इसे मैं परसेंटेज में देखूं तो 3% ही है। एक तो मैनेजमेंट के सामने 3% जाना, चलो ठीक है 3% रिजेक्शन है, चल रहा है, हमें 4% अलाउ है फलाना ये करके हम सोच लेते हैं। एक वैल्यू आ गई 30,000, 30,000 आते ही आंखें खुल सी गई थोड़ी सी, और इतनी बड़ी वैल्यू। तो बस यही कारण है पीपीएम का, जो मिलियन में और बिलियन में जो चीजें आ रही है हमारे पास, चाहे वो पीपीएम है, चाहे वो डीपीएम है, चाहे पीपीबी है हमारे पास बिलियन में आ रहा है, पार्ट पर बिलियन है, चाहे पीपीटी है जो हमारे पास आ रहा है पार्ट पर ट्रिलियन आ रहा है, ये चीजें आ रही है। तो ये क्या है कि एक बड़ी वैल्यू जब दिखती है तो मैनेजमेंट उतनी जल्दी क्या होती है, उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार होती है, जागरूक हो सकती है, ठीक है, और काम करने के लिए उतना ही जल्दी एक्शन लेने के लिए सोचती है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई है। तो और अगर इसी चीज को देखें तो देखिए हमारे पास 1%। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास परसेंटेज होता है और पीपीएम होता है उनमें क्या रिलेशन होता है। अगर आपका 1% बराबर होता है 10,000 पीपीएम, अगर आपका 1% रिजेक्शन आया तो 10,000 पीपीएम हुआ, 2% रिजेक्शन आया तो 2 से गुना कर दो 10,000 को, 3% रिजेक्शन आया तो 3 से गुना कर दो 30,000 हो गया, 4% रिजेक्शन आया 4 से गुना कर दो 40,000 हो गया। अगर 1.25 आ गया, 1.25% आ गया तो 10,000 से गुना कर दो 12,500 हो जाएगा। अगर 2.5% रिजेक्शन आया तो 10,000 से गुना कर दो आपका 25,000 पीपीएम आ जाएगा। तो परसेंटेज से पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए आप जो भी परसेंटेज है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पीपीएम आ जाएगा। अब वाइस वर्सा अगर हम देखेंगे पीपीएम से परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो क्या करें,
देखो परसेंटेज से पीपीएम में कैलकुलेट करने गए थे आप, तो आप 10,000 से गुना कर रहे थे, और जब क्या कर रहे हैं पीपीएम से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 10,000 से भाग दे दीजिए। मान लो आपका आ गया 25,000 पीपीएम, 25,000 पीपीएम आ गया, तो 25,000 पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25,000 डिवाइड बाय 10,000 कर दो आप, 2.5% आ जाएगा। 40,000 पीपीएम आ गया, तो 40,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो, आपका 4% आ जाएगा। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। और पीपीएम मेजरमेंट आज के समय में इसलिए कस्टमर क्या करता है, क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। और एक चीज बताता हूं कि आजकल जो रेट ऑफ मोस्ट ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स में टारगेट चल रहा है 25 पीपीएम चल रहा है। 25 पीपीएम का मतलब समझते हो, 0.0025% रिजेक्शन पे कंट्रोल करना। ये टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, परंतु ये कि इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप हो रही है, इस हिसाब से हमें भी सोचना पड़ेगा, मेंटलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी जा करके होगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि जब जब मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ता है तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। कस्टमर क्या करता है, हर चीज़ को लेकर के चलता है कि तुम्हारा रिजेक्शन परसेंटेज कितना है, तुम्हारा कस्टमर कंप्लेंट का जो है फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, ये सब चीज़ें मायने रखती है। इसीलिए क्या है, कंपनीज आज के समय में ग्रोथ करते समय इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, पीपीएम वगैरह को। अब तो देखिए हमारे पास पीपीएम में कुछ कंपनीज तो पीपीएम में नहीं आई, पर तो कुछ जो यूएसए बेस्ड जर्मन बेस्ड कंपनीज है पीपीबी और पीपीटी में आ चुकी है, यानी पार्ट पर बिलियन। यानी अब जो हम 10 लाख में चेक करते थे वही हम क्या करेंगे 100 करोड़ में चेक करें या 1 लाख करोड़ के अंदर चेक करेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जो हमारे पास जो बन रही थी वहां पर, अगर हम देखें कि 10-10 हजार बन रही थी वही लाखों में चली जाएगी तो क्या होगा, और भी ज्यादा क्या होगा, मैनेजमेंट ज्यादा सोचेगी इस चीज के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डीपीएमओ, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटीज था उसका यूज अब हमारे पास यहाँ होने वाला है। डीपीएमओ डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज है। देखिए जब ओई वगैरह निकालते हैं तो आपने ओई सीट वगैरह के अंदर डीपीएमओ का एक कॉलम मिलता है, उसके साथ एज वेल एज आपको क्या सिग्मा लेवल का भी एक कॉलम मिलता है। तो देखिए ये डीपीएमओ कैसे निकालते हैं, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या केस स्टडी के दौरान ही करते हैं, केस स्टडी के हिसाब से ही करते हैं। वही हमारे पास सेम एग्जांपल, हमने 400 पीस हमने इंस्पेक्ट किया, हर पीस में 10 डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी चेक। देखिए हम याद करो अभी ET2 का एग्जांपल लेकर के आए थे, उसमें 10 हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी, हमने वही ले ली और उसके 400 पीस चेक किए। और हमारे पास क्या है 34 डिफेक्ट फाउंड हुए हम 12 पीस के अंदर। तो डीपीएमओ ज्ञात कीजिए। तो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन ए सैंपल, वही वाला सेम, कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने फाउंड हुए, हमें टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट हमारे पास 34 फाइंड हुए। और अब क्या है कि हमारे पास अब कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में फाइंड हुए, कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी। देखिए एक पीस में 10 अपॉर्चुनिटीज है और हमने चेक किए 400 पीसेस, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 4000 पीसेस, 4000 अपॉर्चुनिटीज में से हमें 34 डिफेक्ट मिले। बात समझ आई? फिर दोबारा समझाता हूँ। ये डिफेक्ट मिले कैसे हमें, हमने हर पीस में 10-10 चीजें चेक की है, 10 पॉइंट चेक पॉइंट लगा रखे हैं, उनमें से हमारे पास 34 चेक पॉइंट, हमारे पास 34 डिफेक्ट तो निकले, चेक पॉइंट्स चेक किए। अगर उनमें डिफेक्ट था तो डिफेक्ट्स बन गए, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी के रूप में था, ठीक है। एक पीस में 10 चेक किए तो 400 पीस में कितने हो गए, 400 गुना में 10 यानी 4000 चेक किए और निकले कितने 34। यही फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन सैंपल 34, नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ईच सैंपल, एक सैंपल में कितनी अपॉर्चुनिटी चेक करने की 10, और सैंपल साइज हमारे पास कितना है 400 का। और जब हम मिलियन में बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कर देते हैं, और जब बात मिलियन में होती है तो हमारे पास क्या है 10 लाख हो जाता है, ठीक है, 10 लाख हो जाता है हमारे पास। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि देखिए जी 34 हमें डिफेक्ट मिले थे, प्रत्येक पीस में अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास 10 और सैंपल चेक किए हमने 400, तो 10 इंटू में 400 4000 सैंपल में से 34 निकले, इंटू में 10 लाख हो गया। तो डीपीएमओ आ गया हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन करके 8500, कितना आ गया 8500 आ गया, 8500 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसका सिग्मा लेवल कितना है, 8500 जो आ गया उसका 3.89 सिग्मा लेवल आता है। अब ये सिग्मा लेवल कहाँ से है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो डीपीएमओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चलते हैं। देखिए सिग्मा लेवल डीपीएमओ बेस्ड होता है। अगर आपका डीपीएमओ डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी 6,97,612 आ जाता है तो आपका 1 सिग्मा है, और 5,01,349 आए तो 1.5 है।
इसी हिसाब से क्या हमारे पास डीपीएमओ के भी यहाँ पर सिग्मा लेवल दिया गया है। ये चार्ट है हमारे पास, सिग्मा लेवल चार्ट है अकॉर्डिंग टू डीपीएमओ है जो, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया था, 8500 आया था। कितना आया था, 8500 आया था। तो अगर हमारे पास 8197 आ जाए तो 3.9 है, परंतु हमारा तो इससे ज्यादा आया है। इससे ज्यादा आया है तो हमारे पास 3.7 सिग्मा तब होगा जब 13903 होगा। तो यानी जो भी हमारे पास डीपीएमओ है वो इन दोनों के बीच में है, 8500 ना 8500, इन दोनों के बीच में, तो सिग्मा लेवल भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो हमने क्या किया, जब चेक किया तो 3.89 हमारे पास क्या है, सिग्मा लेवल आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास बातें थी हमारे पास। अगला हमारे पास ये है कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था उसी को अब क्या करते हैं, हम काउंट कर निकाल के देखते हैं। देखिए हमारे पास से सबसे पहले डिफेक्ट पर यूनिट जो हमारे पास है, डिफेक्ट पर यूनिट जो हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 128 हमारे पास डिफेक्ट है। और कितने पीसेस में हमने चेक किया था, तो अगर हम कितने पीसेस में हमने चेक किया, ऐसे 1000 पीसेस सैंपल्स लिए हैं, तो डीपीयू कितना आ गया, 0.128 हमारे पास डीपीयू आ गया, 0.128 हमारे पास डीपीयू आ गया। अगर इसी को हम डीपीएम देखते हैं, डिफेक्ट पर मिलियन में देखते हैं, तो देखिए 128 हमारे पास डिफेक्ट आए हैं और 1000 सैंपल लेने पे आए हैं और 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,28,000 हमारे पास डीपीएम आ जाएगा। वही अगर हम पीपीएम की बात करें, पार्ट पर मिलियन, तो हमें यहाँ पर डिफेक्ट से मतलब नहीं है, हमें डिफेक्टिव से मतलब है। तो डिफेक्टिव कितने पीस है, 34 डिफेक्टिव पीस है हमारे पास। इनटू में क्या हमारे पास 10 लाख हो गया और डिवाइड बाय हमारे पास सैंपल कितने थे, 1000 थे, तो 34,000 हमारे पास क्या है, पीपीएम आ गया। अगर हम इसी प्रकार से डीपीएमओ ज्ञात करें तो डीपीएमओ क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, कितनी है प्रत्येक पीस में, कितनी अपॉर्चुनिटी, देखिए 5 अपॉर्चुनिटीज दे रखी है और टोटल सैंपल कितने हैं, 1000 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 10 लाख करेंगे, तो हमारे पास 25,600 आ जाएगा। और अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं तो 1000 पीसीस के अंदर प्रत्येक में 5 है तो 5000 अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। तो देखिए डीपीएमओ के बिहा पर अगर हम सिग्मा लेवल फाइंड करें तो क्या है, 3.45 आएगा, 3.45 आएगा। देखिए हमारे पास 25,600 है, 25,600 के आसपास देखें तो हमारे पास ये देखिए 22,000 और 28,000 के बीच में यहाँ पर होगा, 3.4 और 3.5 के बीच में जो भी आएगा हमारे पास आएगा। तो ये कितना आएगा, सिग्मा लेवल कितना है, 3.45। तो देखिए अब हम पूरा का पूरा केस स्टडी देख चुके हैं। हमने इस टॉपिक में अंदर जो भी टॉपिक्स हमको डिटेल में किया है हमारे पास, चाहे डीपीयू है, चाहे डीपीएम है, चाहे पीपीएम है, चाहे डीपीएमओ है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और इन चीज़ों को देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको समझिए और इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस निकाल के देखिए और उनके आंसर निकाल के देखिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपकी हैबिचुअल हो जाएगी और इनसे जुड़े हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हम क्या है, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जितने भी टॉपिक्स है उनको सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद में टीपीएम जो मैथोडोलॉजी होती है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, उसके अंदर जो भी हमारा 12 से 15 घंटे का कोर्स बनेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आपका और भी अच्छा सपोर्ट रहता है तो ये है कि लीन सिक्स सिग्मा जो ग्रीन बेल्ट से जुड़े हुए जितना हमारे पास टॉपिक है, लगभग 40 घंटे की क्लासेस रहती है वो, तो उसको भी आपको क्या के अंदर केस स्टडीज के साथ पूरा पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो भी वीडियोस जो है इनको शेयर कीजिए और इनको लाइक कीजिए। धन्यवाद।